हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का 5वां पाठ्यघटक मधुबन। इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मधुबन। पाठ्यघटक शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कक्षा 8वीं के सभी पाठ्यघटक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आज का जो पाठ्यघटक है वो है मधुबन। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह एक इंटरव्यू लिया गया है। इंटरव्यू के माध्यम से ये पाठ्यघटक कवर किया है। अनुराग वर्मा जी ने ये राम कुमार वर्मा, जो हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार है, उनका इंटरव्यू लिया है। राम कुमार वर्मा जी का, डॉक्टर है वो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो यहाँ पर मैं छात्रों से और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको यदि इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, जिसे हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, तो इंटरव्यू देखना है आपको, तो अंसार शेख IAS ऑफिसर, जो बहुत ही कम उम्र में IAS ऑफिसर हुए हैं, उनका एक इंटरव्यू यूट्यूब पर आपको मिलेगा। वह इंटरव्यू आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह इंटरव्यू आप देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो देखते हैं अनुराग वर्मा जी का परिचय। देखिए, अनुराग वर्मा, दोनों ही वर्मा हैं, इसलिए ध्यान देना कि अनुराग वर्मा इस पाठ्यघटक के लेखक हैं और उन्होंने इस पाठ्यघटक में राम कुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार लिया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। देखिए, अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल मतलब बहुत ज़्यादा लेखन किया है। आपकी भाषाधारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। ये अनुराग वर्मा जी की भाषा जो है अच्छी है। वह हिंदी के जाने माने लेखक है। अनुराग वर्मा जी हिंदी के जाने माने लेखक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब इस गद्य संबंधी मतलब इस पाठ में क्या दिया है वो देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में अनुराग वर्मा जी ने हिंदी के लेखक डॉक्टर, देखिए हिंदी के लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनके काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। अब यहाँ पर बेबाकी का अर्थ होता है एकदम मतलब अर्थपूर्ण, सफाई से बुद्धिपूर्ण उत्तर उन्होंने दिए हैं। चलिए देखते हैं पाठ्यघटक के बारे में। देखिए, राम कुमार वर्मा जी का इंटरव्यू कौन ले रहा है? अनुराग वर्मा जी, यह याद रखना। अब देखिए, शुरुआत होती है पाठ्यघटक की इस प्रकार से। सुबह का समय था। मैं छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किताब लेकर आप यहाँ पर बैठिए, तब आपको आसानी से पाठ्यघटक समझ में आएगा। सुबह का समय था। मैं मतलब अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब उनको इंटरव्यू लेना है, साक्षात्कार लेना है राम कुमार वर्मा जी का, इसीलिए वह प्रयाग स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो होता है ना, वहाँ पर वह उनका जो निवास स्थान था वो था, उसका नाम था मधुबन। तो उसकी तरफ वो रफ्तार से चले जा रहे थे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये बड़े दिग्गज बंगले होते बड़े लोगों के, जैसे कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी का बंगला है जलसा, शाहरुख खान का बंगले का नाम है मन्नत। इसी प्रकार से ये बड़े लोगों के जो बंगले होते हैं उनके नाम होते। तो यह राम कुमार वर्मा जी के भी बंगले का नाम था मधुबन। तो उसकी तरफ वह तेज़ रफ्तार से चले जा रहे थे और ये प्रसिद्ध भी होते हैं वो बंगले। और वह मिलने का समय उन्होंने दिया था 10 बजे का, तय था मतलब फिक्स था।
इंटरव्यू का समय 10 बजे का था। यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि अनुराग वर्मा जी को मिलने का समय कितने बजे का दिया था राम कुमार वर्मा जी ने, तो आपको लिखना है 10 बजे। ऐसी भी कृति आ सकती है। चलिए देखते हैं आगे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा है। संगोष्ठी का अर्थ था उत्सव मतलब त्यौहार, संगोष्ठी मतलब एक वार्तालाप करने का, एक मान लीजिए 3-4 लोग जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं संगोष्ठी। विचार विमर्श, मीटिंग एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का या फिर मिलने का यह मेरा पहला अवसर था, पहली अपॉर्चुनिटी थी। इतने करीब से उनको मिलने की, इतने बड़े हस्ती को मिलने की उनकी पहली अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए वो थोड़े से नर्वस थे। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। अभी ज्वार उठना ये क्या है? मुहावरा है, याद रखना। ज्वार उठना ये मुहावरा है। अभी ज्वार उठने का अर्थ क्या होता है? मन में तरह तरह के विचार आ जाना। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी स्कूल में दाखिला दिया है और आप पहले दिन स्कूल जा रहे हो, तो आपके मन में विचार आने लगते, स्कूल कैसा होगा, स्कूल के टीचर कैसे होंगे, दोस्त कैसे होंगे, टीचर कोई मारने वाले तो नहीं होंगे, या फिर पढ़ाने में अच्छे तो होंगे, प्यार करने वाले होंगे या नहीं होंगे। इस प्रकार के तरह तरह के प्रश्न मन में निर्माण होना, उसे कहते हैं ज्वार उठना। समझ गए? देखिए आगे, कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार, उस साहित्य मनीषी का आदि, ऐसे विचार उनके मन में आ रहे थे कि कैसा होगा वो आदमी, डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसे होगा, और वह साहित्य मनीषी, क्योंकि वह साहित्य में मनीषी का अर्थ होता है बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, तो इसीलिए साहित्य में बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा होगा, कैसा वह बर्ताव करते होंगे, ऐसे प्रश्न लेखक के मन में आ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। यहाँ पर वो कहते हैं कि तमाम मतलब बहुत सारे उठते सवाल और बैठते मतलब कुछ समय के लिए विचार आते और चले जाते, ऐसे विचारों को लिए मैं सोचते सोचते उनके निवास मतलब घर, जो घर था मधुबन, वहाँ पर मैंने प्रवेश कर लिया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। इतने बड़े दिग्गज आदमी के घर गए थे लेखक, तो उन्होंने साहस करके, ढाढ़स करके घंटी बजाई। जो बेल होती है ना लगी हुई, वो घंटी उन्होंने बजाई। नौकर निकला, इतना बड़ा घर है तो नौकर होगा ही। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? देखिए उस नौकर को भी पता था घर कब खोलना है, कौन आने वाला है, तो वो कहने लगा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा, क्योंकि लेखक डरे हुए थे, मन में थोड़ा सा शंका थी, डर था, तो इसीलिए वो नौकर को भी उन्होंने कहा, सिर्फ मुंडी हिला दी। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। उस नौकर ने क्या किया, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अब यहाँ पर बता दूँ ड्राइंग रूम का अर्थ क्या होता है, तो दीवान खाना जिसे हम कहते हैं, बैठक रूम कहते हैं, या फिर उसे हॉल कहते हैं। जैसे कि रूम होते हैं ना अलग अलग, ड्राइंग रूम, किचन रूम, बेड रूम, उसी प्रकार से ड्राइंग रूम में उस नौकर ने बिठा दिया, लेखक को बिठा दिया। अब यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, नौकर ने लेखक को किस रूम में बिठा दिया, तो आपको लिखना होगा ड्राइंग रूम। देखिए आगे क्या हुआ, फिर ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और क्या कहते हुए चला गया, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। इतना उसने कहा तो डॉक्टर साहब आ ही गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, डॉक्टर साहब ने आते ही पूछ लिया। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछ लिया। फिर क्या, फिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा, मतलब अनुराग जी ने, अनुराग जी कौन है, लेखक है इस पाठ्यघटक में, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था।
अनुराग जी ने बताया कि डॉक्टर साहब आप इतने बड़े बन गए, इतने बड़े कवि बन गए, इतने बड़े रचनाकार बन गए, और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, इतने बड़े बन गए। मान लीजिए विराट कोहली है, विराट कोहली को प्रश्न किया कि विराट कोहली जी आप हमें बताइए कि आपको ये खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कितने इतने बड़े आप बन गए इसमें, तो ये कहाँ से, ये ऐसे सिचुएशन कब आई, कितने साल के थे आप, तब से आपको यह खेलना आपको बहुत अच्छा लगने लगा। तो देखिए इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर साहब कहते, डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा कि इसकी जानकारी लेने आए हो तो पूछिए क्या जानकारी चाहिए आपको। फिर क्या था, इंटरव्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न कौन पूछ रहा है, याद रखना, प्रश्न पूछ रहे हैं अनुराग जी, तो उनके उत्तर दे रहे हैं राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा उत्तर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। डॉक्टर साहब काव्य रचना मतलब कविता रचना करने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलू को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। प्रश्न ऐसा है, प्रश्न समझ लीजिए स्टूडेंट। प्रश्न इस प्रकार है कि आपको कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में कोई ऐसा प्रसंग बताइए कि वह प्रसंग होने के बाद ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में और आप लिखने का प्रारंभ किया। ऐसा वह प्रश्न था। देखिए इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक वीडियो है, डॉक्टर जो है अपने अंसार से एक जो IAS ऑफिसर बने हैं कम उम्र में, उनका इंटरव्यू बहुत ही अच्छी तरह से लिया है, वो इंटरव्यू आप देखना, तो यह पार्ट बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो उत्तर उन्होंने इस प्रकार से दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। वो कहते हैं जो विद्रोह मेरे मन में हुआ, ये कविता लिखना मैंने स्टार्ट किया कब, अंधव्यवस्था के कारण। जो अंधव्यवस्था थी अपने देश में, समाज में, अंधविश्वास जो लोग रखते थे उनके प्रति विद्रोह मतलब विरोध करना मैंने स्टार्ट किया था। सन 1921 की, देखिए सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने परिवार एवं सामाजिक व्यवधान, अब यहाँ पर व्यवधान मतलब बाधा, ऑप्टिकल जो होते हैं ना उसे कहते हैं रुकावट, व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। देखिए 1921 में जब लेखक जो राम कुमार वर्मा जी है वो कितने साल के थे, 15.5 वर्ष के थे, तब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उसमें पारिवारिक व सामाजिक व्यवधान, बाधाएं जो थी, संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया, मतलब परिवार का भी विरोध था और समाज का भी विरोध चल रहा था। उसका विरोध होते हुए भी उसने उस यात्रा में सहभाग लिया, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, वहाँ पर एक गेस्ट आए, जब अपने राम कुमार वर्मा जी स्कूल में थे तब उनके स्कूल में एक व्यक्ति आए, जो गेस्ट आए उनका नाम था मौलाना शौकत अली साहब। आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम मतलब अंग्रेज़ी की पढ़ाई, अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाई गुलाम बनाने का एक ज़रिया है, नुस्खा है मतलब ज़रिया है, एक मार्ग है, मतलब अंग्रेज़ी में पढ़ना नहीं चाहिए बच्चों ने। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। मौलाना शौकत अली जी ने क्या कहा, कौन सा वाक्य कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। श्रद्धा मतलब लीनता से, झुककर नम्र होकर माँ से कह दिया कि माँ कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये स्कूल जो है वो अंग्रेज़ों का है और अंग्रेज़ी स्कूल में मुझे नहीं पढ़ना है।
सभी लोग सकते में आ गए। सभी लोग नाराज हो गए, हताश हो गए, उदास हो गए। सकते में आना मतलब नाराज होना, उदास होना, हताश हो गए। अरे बाप रे, ये बच्चा क्या कर रहा है। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विरोध कर रहा था। और बात भी ऐसी ही थी, किसका लड़का? एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का कह रहा है कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। यदि आप भी स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आप घर जाकर कहते हो कि कल से मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे चाय बेचनी है, देखिए क्या होगा घर पे। मम्मी पापा कैसे नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। पहले तो उनकी नींद उड़ जाएगी। उसी प्रकार से अपने यहाँ पर भी राम कुमार वर्मा के घर पे भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा था माँ से, और माँ ने सबको बता दिया, और सभी लोग सकते में आ गए, मतलब नाराज हो गए, हताश हो गए, उदास हो गए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि डिप्टी कलेक्टर के ऊपर प्रश्न ऐसा बन सकता है कि राम कुमार वर्मा जी के पिता कौन थे? तो वो कौन थे? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, लोगों ने बहुत मुझे समझाया कि पिताजी की नौकरी चली जाएगी, पिताजी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा मत कर। घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। और राम कुमार वर्मा जी को सिर्फ इतना पता था कि गांधी जी की बात माननी है, इसलिए वो घर से निकल पड़े। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। यहाँ पर ऐसा प्रश्न बन सकता है, सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। लेखक ने कब विद्रोह किया? तो सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। देखिए, इसके ऊपर भी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, शिरीष कुमार की कहानी, कि वह किस प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए कक्षा 7वीं का बच्चा गोलियां झेलता है सीने पर। इसकी कहानी भी हमारे चैनल पर जल्द ही आएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो लेखक अपने जो राम कुमार वर्मा जी है, वह भी राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी निकालना भी उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ था, वहाँ पे मना था, तो वह करते थे क्योंकि अंग्रेज़ों को इस देश से जो निकलवाना था, इसीलिए वह नगर मतलब शहर में प्रभात फेरी मतलब राउंड लगाते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मतलब कविता की शुरुआत थी, मतलब वंदन था। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना, सन 1921 में लेखक ने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। पहली कविता उनकी, यह पहली कविता थी और देश प्रेम पर थी 1921 में। यह मेरी पहली कविता थी और मंगलाचरण मतलब शुरुआत थी उनकी कविता करने की। शुरुआत जो थी पहली थी वह थी। चलिए देखते आगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से था, आप मध्य प्रदेश से, देखिए, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अब छात्रों, मुझे एक बात बता दो, ये सभी अपने देश के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कैसे आए? अब इसका उत्तर कैसे देते हैं राम कुमार वर्मा जी, देखिए। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, उत्साहित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, मतलब हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। नागपुर विश्वविद्यालय याद रखना। मान लीजिए ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कौन से विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, तो आपको लिखना होगा नागपुर विश्वविद्यालय। अब देखिए, सन 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राम कुमार वर्मा जी ने 1925 में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? तो इंटर की परीक्षा, मतलब 12वीं की परीक्षा। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि 12वीं की परीक्षा या फिर इंटर की परीक्षा कौन से सन में उत्तीर्ण की डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो 1925 में। तत्पश्चात देखिए,
तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु, 12वीं के बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। देखिए, राम कुमार वर्मा जी ने उच्च शिक्षा के लिए कौन से विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया? तो प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ये सब जो आंकड़े हैं वो याद रखना। राम कुमार वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स जो परीक्षा है वह उन्होंने प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण की। चलिए आगे देखते हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव प्रतिबिंबित हो रहे थे। प्रतिबिंबित मतलब दिखाई दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वे अपने अतीत का अर्थ होता है भूतकाल में खो से गए हैं। इसीलिए मैंने पुनः उनसे सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्राय मतलब साधारणतः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम और परलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? लौकिक मतलब थोड़े समय का प्रेम, जो कविता लिखने का थोड़े समय का प्रेम है वो कंटिन्यू हो गया, मतलब एक दो कविता लिखने का उद्देश्य था और कंटिन्यू वो लिखते गए। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? आपने पहले सोचा था कि एक कविता लिखूंगा या फिर बस एक ऐसे ही मन आया एक लिख दी फिर उसके बाद भूल गए, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो नहीं, वो क्या उत्तर देते देखिए इसका उत्तर क्या देते हैं वो, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जो प्रेम है ना वो मनुष्य की एक प्राकृतिक मतलब नेचुरल प्रवृत्ति मतलब आदत है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। देखिए लेखक का विवाह कब हो गया? 1926 में मेरा विवाह हो गया। मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। देखिए सात्विकता, यहाँ पर सात्विकता मतलब और नैतिकता मतलब अच्छे विचार, अच्छा वर्तन से मेरा प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद, देखिए राम कुमार वर्मा जी का विवाह जो है 1930 में 1926 में हो गया और उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद ये किताब लिखी। कबीर का रहस्यवाद याद रखना। 1926 में उनका विवाह हो गया, 1930 में उन्होंने वो किताब लिखी कबीर का रहस्यवाद। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, मतलब कविता के कारण मेरे जीवन में जो अनुभव है वो आए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय मतलब एक्टिंग करना। तो देखिए प्राय उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। वो बताते हैं कि मैं उत्सव मतलब त्योहारों पर गाँवों में नगरों में नौटंकी का आयोजन किया जाता था। छोटे बच्चे से लेकर बड़े जो दिग्गज है वह भी नाटकों में हिस्सा लेते थे, कि जैसे कि रामायण हो गया या लंका दहन हो गया। इस प्रकार से नौटंकी हर गाँव में शहर में आयोजित की जाती थी। वहाँ पर लोग नाटक दिखाते थे। तो इस प्रकार से था, तो वह भाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है आपके राजनीति और देश के बारे में? तो उन्होंने क्या कहा, देखिए उत्तर में उन्होंने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, चलिए देखिए वो कहते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिर नहीं है राजनीति, बदलती रहती है। उनके जो मुद्दे हैं वो बदलते रहते हैं, उनके विचार जो है वो बदलते रहते हैं राजनीति के, इसीलिए उससे मैं दूर रहा हूँ। यद्यपि, हालांकि, वो कहते हैं कि यद्यपि का अर्थ होता है हालांकि। देखिए यहाँ पर देखिए, हालांकि वह
देखिए वो बताते हैं प्रधानमंत्रियों के नाम बताते हैं। नेहरू जी कौन है? अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद द्वितीय प्रधानमंत्री जो है वो देखिए गुलजारी लाल नंदा। तृतीय लाल बहादुर शास्त्री है। फिर चौथे इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी अपने देश की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये चौथी थी। और अब मोरारजी देसाई है, वो 5वें प्रधानमंत्री थे। ये सभी के साथ अपने राम कुमार वर्मा जी के रिलेशन थे, संबंध थे। आपके प्रधानमंत्री कौन है अपने देश के? तो देखिए यहाँ पर, देखिए चलिए देखिए यहाँ पर कौन है 15वें प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी। और उसके पहले थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 14वें नंबर के थे। पहले नंबर के थे मैंने बताया नेहरू जी, दूसरे नंबर पर थे गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पर देखिए तीसरे थे लाल बहादुर शास्त्री और चौथी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि देखिए नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि मतलब इच्छा, हॉबी, रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य मतलब लिखने वाला, साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। देखिए उन्होंने क्या कहा घड़ी देखते हुए, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक काम से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद, अभिभावक मतलब पालक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद दिया और मुझे विदा कर दिया। इस प्रकार से यह पाठ्यघटक यहाँ पर समाप्त होता है। इसका जो स्वाध्याय है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।